आज हम लोग देखेंगे ली सातेलिए का नियम। ठीक है, ली सातेलिए का नियम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, ली सातेलिए का नियम क्या कहता है। इस नियम को सन 1884 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ली सातेलिए ने उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का रासायनिक साम्य पर ताप, दाब व सांद्रण के गुणात्मक प्रभावों का अध्ययन करके एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे ली सातेलिए का सिद्धांत कहते हैं। ली सातेलिए का सिद्धांत या फिर नियम जो है वह फ्रांसीसी वैज्ञानिक ली सातेलिए के नाम के आधार पर रखा गया है, जो कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य अवस्था को क्या करेगा, बताएगा। इस नियम के अनुसार देखो, यह नियम क्या कहता है। यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाले किसी कारक, उसके साम्य को कौन कौन सी चीज निर्धारित करेगा, जैसे ताप, दाब, सांद्रण में परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके, अर्थात अभिक्रिया ऐसी दिशा में होने लगेगी कि कारक में किए गए कार्य के परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो जाए। जैसे कि A + B कोई रिएक्शन है, तो इस पर जो है अगर ताप, दाब और सांद्रण के मान में परिवर्तन कर दिया जाए तो यहाँ पर साम्य उस दिशा में, मतलब कि साम्य उस दिशा की ओर विस्थापित होगा जिसमें किए गए जो परिवर्तन का मान है या फिर उसका प्रभाव है क्या होगा, नष्ट होगा। यही जो कहता है आपके ली सातेलिए का नियम। अब देखते हैं ली सातेलिए नियम को सांद्रता, दाब, ताप, उत्प्रेरक एवं अक्रिय गैस के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। तो देखते हैं एक एक करके सबको। तो पहला देखेंगे सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव। किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर अधिक मात्रा में उत्पाद, जबकि उत्पादों का सांद्रण बढ़ाने पर अधिक मात्रा में क्रियाकारक क्या होगा, प्राप्त होता है। जैसे कि A + B कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जब हम लोग क्रियाकारक मतलब कि अभिकारक की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उससे जो बनने वाला आपका उत्पाद है, मान लिया जाए AB बन रहा है, इसकी मात्रा अधिक होगी, और अगर हम लोग बना हुआ जो उत्पाद है उसकी मात्रा बढ़ाते हैं तो उसमें जो क्रियाकारक या फिर जो अभिकारक है उसकी मात्रा अधिक होगी। यही कहता है सांद्रण के परिवर्तन का प्रभाव। जैसे देखो एग्जाम्पल में आपका हाइड्रोजन और आयोडीन को लिया गया है, जो कि दोनों गैसीय फॉर्म में है, जो मिल करके बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो कहने का मतलब क्या है, जब इन दोनों अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि की जाएगी तो बनने वाले उत्पाद की जो मात्रा होगी वह भी क्या होगा, अधिक होगा। और जब बना हुआ जो उत्पाद है उसकी मात्रा में वृद्धि करोगे तो आपकी अभिकारक की मात्रा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यही है आपके सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव। दूसरा क्या कहता है, देखो ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप किस प्रकार से परिवर्तित करेगा उसको देखते हैं। ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में अग्रसर होगा जिधर ऊष्मा का शोषण, मतलब कि ऊष्मा शोषित, जो ऊष्मा को अवशोषित करेगा हो रहा हो, तथा ताप घटाने पर निकाय उस दिशा में अग्रसर होगा जिस ओर ऊष्मा का उत्सर्जन, मतलब कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। सिंपल सा वर्ड में कहें तो ताप का मान जब बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में की ओर आगे बढ़ती है जो अभिक्रिया ऊष्मा अवशोषित करती है, और ताप घटाने पर अभिक्रिया उसकी ओर आगे बढ़ेगी जिधर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे कि देखो अभिकारक है, जब हम लोग ताप में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने पर वह क्रियाफल का निर्माण करता है, लेकिन जैसे ही इस क्रियाफल का हम लोग क्या करते हैं, ताप कम कर देते हैं, तो फिर से अभिकारक की ओर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिया गया है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। अमोनिया गैस निर्माण करने की एक हैबर विधि होती है जिसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो कि अमोनिया निर्माण के लिए 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्या लिया जाता है, नाइट्रोजन लिया जाता है हैबर विधि में। हैबर वैज्ञानिक का नाम है
उसी के नाम के आधार पर उसके निर्माण की विधि को दी गई है। तो N2 और 3H2 को जब हम लोग क्या करते हैं, ऊष्माक्षेपी होती है, मतलब कि ऊष्मा अवशोषित करती है, तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। और जब अमोनिया गैस निर्माण हो जाता है और जब उसके ताप को कम किया जाता है तो वह फिर से अभिकारक में क्या हो जाती है, बदल जाती है। यही था ताप प्रभाव का परिवर्तन। तीसरा देखते हैं दाब परिवर्तन प्रभाव। ठोस एवं द्रवों में होने वाले अभिक्रियाओं में दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जो ठोस और द्रव होते हैं, जो ठोस और द्रव अवस्था में अभिक्रिया होती है उसमें दाब का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है। दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं की साम्य अवस्था पर अधिक पड़ता है। क्या बोल रहा है, जो दाब है उसका प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं की साम्य अवस्था पर अधिक पड़ता है। दाब का प्रभाव अभिकारकों तथा उत्पादों की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो दाब है उसका प्रभाव जो है गैस के मोलों की संख्या पर या फिर उत्पाद के मोलों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, निम्न दाब उन अभिक्रियाओं के लिए अनुकूल होता है जिनमें मोलों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब जहाँ पर मोलों की संख्या अधिक होगी वहाँ पर दाब का मान क्या होगा, कम होगा, तथा उच्च दाब उस जगह पर लागू होगा जहाँ पर मोलों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। मतलब जैसे जैसे मोल की संख्या बढ़ते जाएगी दाब का मान कम होते जाएगा, और जैसे जैसे मोल की संख्या कम होते जाएगी वैसे वैसे दाब का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, मोलों की कुल संख्या में कमी होती है, जबकि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें मोलों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है में साम्य अवस्था पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चौथा देखते हैं आयतन परिवर्तन का प्रभाव। तो देखो आयतन परिवर्तन का प्रभाव किसको बोलोगे, आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होते हैं। कहने का मतलब है अगर आयतन का मान अधिक है तो दाब का मान कम होगा, और दाब का मान अधिक है तो आयतन का मान कम होगा, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होंगे, एक दूसरे के जस्ट उल्टा होंगे, एक कम तो दूसरा ज़्यादा होगा। अतः तंत्र की साम्य अवस्था पर आयतन परिवर्तन का प्रभाव दाब परिवर्तन के विपरीत होता है। किसी उत्क्रमणीय तंत्र की साम्य अवस्था पर यदि आयतन में कमी कर दी जाए तो तंत्र की साम्य उस दिशा में अग्रसर होगा जिधर आयतन में क्या होगा, कमी होगा, और गैसीय मोलों की संख्या में कमी होती है। इसी प्रकार आयतन में वृद्धि करने पर साम्य अधिक आयतन की ओर विस्थापित होगा। जस्ट उल्टा कह रहा है। ठीक है, जहाँ गैसीय मोलों की संख्या में वृद्धि होगी, पहले में कम दूसरे में ज़्यादा। जैसे कि देखो आयतन में वृद्धि या गैसीय मोलों की संख्या में वृद्धि, ये अभिकारक के लिए है। तो इसके जब आयतन में कमी होती है तो क्रियाफल बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आयतन में कमी या गैसीय मोलों की संख्या में कमी। और अगर इसी को जस्ट उल्टा करें, आयतन में जब वृद्धि करोगे तो आयतन के मान या गैसीय मोलों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जस्ट उल्टा हो रहा है। पांचवा आपका दिया गया है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखो उत्प्रेरक किसी उत्क्रमणीय उत्प्रेरक क्या होते हैं जानते हो, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा एवं घटा देता है, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। उत्प्रेरक किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की अग्र एवं प्रतीप मतलब कि पश्च अभिक्रिया को समान रूप से उत्प्रेरित करते हैं। अतः उत्प्रेरकों की उपस्थिति साम्य को विस्थापित नहीं करती है, साम्य अवस्था को विस्थापित नहीं करेगा, केवल साम्य अवस्था विस्थापित होने के लिए समय को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे कि हम लोग अगर उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वह रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होगा वह रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, घटाएगा। तो उसी को बोला गया है वह उसके समय को ही प्रभावित करता है। जैसे देखो धनात्मक उत्प्रेरकों की उपस्थिति से साम्य अवस्था कम समय में प्राप्त होगी, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरकों की उपस्थिति से साम्य अवस्था विस्थापित होने में सामान्य से अधिक समय लगेगा।
ऋण है मतलब घटा देगा और धन है मतलब बढ़ा देगा। तो अभिकारक उत्प्रेरक साम्य क्रियाफल में बदलेगा, फिर उत्प्रेरक डालेंगे। छठवां दिया गया है आपका अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। स्थिर आयतन पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस जानते हो जो बंध बनाने में भाग नहीं लेगा, तो उसी अक्रिय गैस को मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किंतु स्थिर दाब पर, जब हम लोग दाब का मान स्थिर रखते हैं, तो स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य उस दिशा में अग्रसर होगा जिस ओर अभिक्रिया में गैसीय मोलों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ पर भी गैस के मोल की संख्या पर निर्भर कर रहा है। अभिक्रिया उस ओर अग्रसर होगा जहाँ पर गैसीय मोलों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। अक्रिय गैस मिलाने पर स्थिर आयतन पर स्थिर दाब पर यदि डेल एन बराबर 0, मतलब कि अक्रिय गैस के मोलों में संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जा रही, तो साम्य क्या होगा, अप्रभावित होगा। लेकिन अक्रिय गैस मिलाने पर स्थिर दाब पर यदि डेल एन बराबर 0, मतलब मोल की संख्या में परिवर्तित हो रहा है, 0 नहीं है, तो साम्य विस्थापित होगा जैसे गैस के मोलों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये था आपका लीस अटेलिये का नियम और उसमें कौन कौन से चीज प्रभाव डाल सकते हैं उसके लिए। कल हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे, लीस अटेलिये नियम का अनुप्रयोग। ठीक है।